सिल्कवर्म हैज़ 4 स्टेजेस एज यूजुअल, एग है, लार्वा है, प्यूपी है और उसके प्यूपी और कोकून, उसके बाद फिर एडल्ट फेज आएगा। लाइफ साइकिल टेक्स अबाउट 44 to 85 डेज। 44 to 85 डेज ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है? इट अगेन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर वेरी करेगा, देन इट में भी अगर विंटर का टाइम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर कंपेरेटिवली समर का टाइम है, टेम्परेचर फेवरेबल है, 25 से 28 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है, तो इट मे कंप्लीट इट्स लाइफ इनटू 44 डेज। बट हम फिक्स नहीं कर सकते कि इसकी लाइफ जो है वो 80 डेज की या 44 डेज की ही चलेगी, ठीक है। लेबोरेटरी कंडीशन में इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम क्या करते हैं, बीओडी इनक्यूबेटर में करते हैं, और बीओडी इनक्यूबेटर में वी कैन फिक्स द टेम्परेचर। लेकिन अगर इसको वाइल्ड वैरायटी है, बाहर कर रहे हैं और फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो लाइफ साइकिल है वो वेरी करेगा, डिफरेंट डेज हो सकते हैं, बट इट विल टेक मिनिमम 44 डेज एंड मैक्सिमम 85 डेज, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देन लार्वा is greenish in color. This is the larva, picture of larva. Larva is greenish in the color and about 5 centimeter in the full grown larva, that is about 5 centimeter, and it may be size may be vary, that may be 7.5 centimeter. Then जो larval phase होता है that is about the 20 days in the summer and 50 days in the winter. ये जो variation आ रहा है that depends on the temperature. टेम्परेचर क्या है? तो जितना भी सिल्कवर्म रियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, आफ्टर दैट जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका ध्यान देना है। इसीलिए ऐसा नहीं, ये सिल्कवर्म ऐसा क्रॉप नहीं है जो थ्रू आउट ईयर आप कर सकते हैं। लेबोरेटरी कंडीशन में वी कैन डू, बट जब एक्सट्रीम समर होता है तो जो लीव्स होती हैं, नई लीव्स कब आती हैं? इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ओके, सो जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा हाई है, एट दैट टाइम जो रियरिंग है वो हम नहीं कर सकते। एट दैट टाइम क्या होता है, जो DFLs हैं उसको क्या करते हैं, उसको फ्रीज में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप उसको रख दीजिए फ्रीज में, और जब आपको लग रहा है फेवरेबल कंडीशन है, आपको लीव्स इजीली मिल पा रही हैं, देन उसको निकालिए, और उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकालेंगे, प्रोसेस जब आप फ्रीज में रखते हैं वो अरेस्ट हो जाता है उसी फेज में, और जब आप बाहर निकालते हैं फ्रीज से, तो अगेन जो है पिनहेड स्टेज आएगा और पूरा एग जो है ब्लैक होगा, और जो हैचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करके डिफरेंट फेजेस आएंगे, और उस बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस, और हम अपना जो रियरिंग है प्रोसेस उसको रन कर सकते हैं। ओके, रियरिंग क्लियर हो रहा है? हम मैक्सिमम कितने टाइम के लिए फ्रीज कर सकते हैं? इट डिपेंड्स। आप एक बारी एग लेइंग आपकी हो गई है, एग लेइंग होने के बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, आप 2 मंथ्स रख सकते हैं, 3 मंथ्स रखते हैं। इवन जो ग्रेनेज है, परफेक्ट ग्रेनेज है, अभी सर ने बताया था ना कि जो ग्रेनेज होता है वो जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं उनके साथ किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अलग अलग जो है ग्रेनेज हाउसेस बनाए हुए हैं जहाँ से आप एग ले सकते हैं। जो स्किल्ड हैं उनको एग डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है अगर रिसर्च पर्पस से आप ले जा रहे हैं। अगर आपको रियरिंग करनी है देन वो आपको एग प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो आपको किसी न किसी फेज का लार्वा प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज जो एग है उसका केयर करना अगेन दिस इज द चैलेंजिंग टास्क। तो तो फोटो पीरियड भी अफेक्ट होगा या नहीं? फोटो पीरियड का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर होता है। अभी मैंने कहा था लाइट इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मॉर्निंग का टाइम है, टेम्परेचर सुटेबल है, और अभी ब्लैक बॉक्सिंग सीखेंगे। ब्लैक बॉक्सिंग भी अभी हम लोग करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। ब्लैक बॉक्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको पिन हेड स्टेज में जैसे ही आया वैसे ही आप इसको क्या करते हैं, कंपेरेटिवली डार्क जोन में रख देते हैं, और डार्क जोन में रखने के बाद देखेंगे हार्डली जो हैचिंग होती है मॉर्निंग टाइम में ही होती है, 1 to 2 days हैचिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैम अगर अर्ली मॉर्निंग टाइम में हो रही है लाइक हैचिंग, तो से लाइक द वे यू आस्क्ड दैट इट्स नॉक्टर्नल और डायurnal, कैन वी पुट इट लाइक crepuscular इंस्टेड ऑफ नॉक्टर्नल या डायurnal? यू कैन से, बट ये पूरे टाइम एक्टिव रहता है। आप इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इवन अगर आप रात में उसको प्रॉपर मलबरी लीफ से कवर करके जा रहे हैं कि सुबह आपका 9 बजे का या 10 बजे का टाइम है, देन यू विल कम टू द लेबोरेटरी एंड स्टार्ट विथ योर वर्क, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा वो सारे जितने लीव्स हैं सब कंज्यूम कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको इसमें इस तरह से नहीं कर सकते कि दिस इज़ द नॉक्टर्नल और दिस इज़ द डायurnal, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फीडिंग होती है। ज़िंदगी में 25 दिन खाने के लिए मिलते हैं कुल मिला करके, तो एग फेज में खाएगा नहीं, एडल्ट में खाएगा नहीं, तो जो एक ही टाइम मिला है पूरी ज़िंदगी में 4 स्टेजेस हैं, तो ये सारी कमी सभी पूरी कर लेता है। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन कि
जितनी एनर्जी उसको मिली है उसी से एग लेइंग होना है, रिप्रोडक्शन के जितने प्रोसेस हैं वो सारे पूरे करने हैं, उसके बाद हैचिंग के बिफोर का जितना डेवलपमेंट है वो सारा उसी एनर्जी से हो जाना है। ओके तो सिर्फ एक ही फेज है जो वोरेशियस फीडर्स होते हैं। दिस इज रियली वेरी चैलेंजिंग टास्क। आप उसको ऐसा नहीं कि आपके एक दिन की लीव है तो आप मतलब एक दिन के बाद अगर जा रहे हैं तो वो भूखे आपको ऐसे बिल्कुल मरियल से मुरझाए से मिलेंगे, ठीक है। आप उनको प्रॉपर फूड दीजिए, देन यू कैन सी यू फील वेरी हैप्पी टू सी लाइक दिस टू दिस स्टेज। आपको जो ब्लैक एंड्स की तरह निकलते हैं उसके बाद फुल ग्रोथ स्टेज में आप देखेंगे, देन यू फील वेरी हैप्पी। और जिस समय स्पिनिंग में जाना होता है उस समय फीडिंग स्टॉप करते हैं और वो स्पिनरेट निकालना शुरू कर देते हैं। दिस इज द एरी सिल्कवर्म। Then identification of Erie silkworm. Here you can see the brown wing color having yellow spots and lines on the wings. आपने इसके पहले टसर देखा था, टसर में आपको सिंगल एक स्पॉट दिखाई पड़ा था, यहाँ पर दोनों विंग्स पर आपको अलग अलग स्पॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं। कलर कंपेरेटिवली डार्क है, बट इस डार्क कलर ये इट में भी ये थोड़ा सा लाइट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज। Then at the tip of the wings there is a small eye spot and the body of the moth is white with brown stripes. Wing span is around 10 to 15 centimeter. That is very large, 10 to 15 centimeter, and this is recognizable by the broad feathered antenna. Male again small in size and the abdomen is narrow. Larva, first instar larva is green in color, जबकि bombyx का क्या था, that is black in color. So the first instar larvae is green in color with a black head, and the successive stages larva has small extensions on their body with a yellow head. हेड डिस्टिंग्विश हो जाता है, स्टार्टिंग में ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है और बाद में जैसे जैसे होता है बॉडी का कलर कंपेरेटिवली लाइट होता है और जो हेड का कलर है वो येलो कलर का दिखाई पड़ेगा। देन प्यूपा कोकोन इज येलोइश ब्राउन इन द कलर। दिस इज द मुगा सिल्कवर्म। Muga silkworm, muga is the Assamese word which indicates the golden brown. Erie that means Iranda, that means castor. ठीक है, तो अगर हम इरी की बात कर रहे हैं तो हम कैस्टर सिल्कवर्म की बात कर रहे हैं। अगर हम मुगा की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम गोल्डन ब्राउन कलर के सिल्क की बात कर रहे हैं। Then Muga silkworm that is golden brown in the color, and the Muga silkworm that is Antheria assama is mainly confined to the Brahmaputra valley of the Assam and the foothills of the east Garo hills of the Meghalaya. Its distribution in the wild state that however extend from the western Himalayas to Nagaland, after that some districts of Assam and south of Tripura. Generally 4 to 5 crops we can take from this silkworm. 4 to 5 crops है, that means this is again मल्टीवोल्टाइन। अगर एक ही क्रॉप आ रही है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, एग जो होते हैं वो डायापाज में चले जाते हैं, जैसे कहते हैं डॉर्मेंट हो गया अब नहीं होगा, तो डायापाज में चले जाते हैं। उन एग्स को इजीली केमिकल ट्रीटमेंट दे करके, केमेनोफोर का ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट दे करके इनका जो डायापाज है उसको ब्रेक किया जा सकता है। ओके तो यूनिवोल्टाइन में बी मल्टीवोल्टाइन, बट इट डिपेंड्स अगेन, आपको लेबोरेटरी कंडीशन में रखना होगा, टेम्परेचर और लाइट का, फोटो पीरियड का, दोनों का ध्यान देना होगा। Then identification of the Muga silkworm. Female, the wings of the body are yellowish to brown and both pair of wings bears the eye spots. Eye spots में कलर देखिए, इसके पहले जो आपने देखा था इरी में देखा था सिंगल दिखा था, टसन में देखा था डबल दिखा था, यहाँ पर आपको आई स्पॉट उतना क्लियर नहीं है क्योंकि ये विंग्स के साथ साथ जो है उसी के कलर के साथ मिक्स है। Then the wings and the body are the yellowish to brown and both pair of wings bears the eye spots, bigger in the size and the swollen abdomen. Swollen abdomen this is for the female and जो abdomen होगा narrow होगा that is for the male. Male में the wings and the body are copper brown to the dark brown. Both pair of wings bears the eye spots and slightly smaller in size, slender abdomen and bushy antenna and sharply curved forewing tips. Larva, that is the fifth stage, is the greenish blue with prominent tubercles. Pupa, cocoon is golden or light brown, 4 to 6 centimeter long, 2 to 3 centimeter broad with a rudimentary peduncle without a ring. इसके पहले आपको बताया था जो कोकून दिख रहा है दिस वन, यहाँ पर कोकून में आपको पेडंकल कहीं है विजिबल,
तो कोकून के बेसिस पर अगर आइडेंटिफिकेशन करना हो तो वी कैन वेरी इजली आइडेंटिफाई व्हाइट कोकून है, येलो कोकून है, और यू कैन सी दिस इज द बॉम्बिक्स मोराई। देन अगर आपको पेडंकल दिख रहा है तो क्या होगा, टसर। पेडंकल नहीं दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन कोकून दिख रहा है, देन दैट इज मूगा, दैट इज मूगा। देन these are the sources, and now thank you for the patience for listening. Yes sir. Is there any difference in the silk quality produced by male or female? No, I think there is no studies on this till yet. Okay, so it will be very difficult to say that this one is better and this one is worse. Which one is better, multi-voltine or bi-voltine? I think bi-voltine is better, but अगर आपको रियर करना है, आप टेम्परेचर नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको लेबोरेटरी कंडीशन में रखना है देन मल्टी-वोल्टाइन इज बेटर। Multi-voltine can have multiple crop in a year. Yes. Why bi-voltine is preferred over multi-voltine? Because the silk quality is better. Silk quality is better. But you are saying that Mulberry one is multi-voltine. Bombyx morai. Yes. Bombyx morai it depends on the, again I am saying diapause में चले जाते हैं, diapause break कर सकते हैं, it depends on the temperature, it depends on the बहुत सारे factors हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। एक क्रॉप आप ले रहे हैं that is univoltine, अगर आप डबल क्रॉप में डाल रहे हैं that is bivoltine, अगर आप मल्टीपल जनरेशन चला रहे हैं within 1 year that is multivoltine. Bombyx morai is multi-voltine. Yes. It depends on the race. Again, Bombyx morai is 3 and other races are 2. लिसन वन मोर थिंग एक पॉइंट और है कि आपने कहा दिस इज यूनिवोल्टाइन, दिस इज बाईवोल्टाइन, दिस इज मल्टीवोल्टाइन, बट देयर आर सम हाइब्रिड क्रॉस टू। ओके, हाइब्रिड क्रॉस भी करते हैं और उसके थ्रू once again ये है कि that is the species mulberry वाली और वो एक multi-voltine species है and mulberry का silk भी better है, why we are preferring जो है bi-voltine। चाइना में भी वो जितना भी मैंने कल सुना था ये सेइंग दैट कि मैक्सिमम जो है वो bi-voltine 100% bi-voltine and we are in India less हम लोगों का bi-voltine जो है I think 28% ही था and we are still preferring bi-voltine, why not multi-voltine? It is from the mulberry. Mulberry silkworm is basically multi-voltine. मलबरी सिल्क वर्म इज मल्टी वोल्टाइन। चाइना और इंडिया का जो आप डिफरेंस करें, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट एज मच, बट अगर हम चाइना की बात करें बाई वोल्टाइन प्रीफर कर रहे हैं, इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मल्टी वोल्टाइन प्रीफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिल्क वैरायटी की बात करें, सिल्क के थ्रेड की बात करें तो जो बाई वोल्टाइन वैरायटीज हैं दैट आर मच बेटर देन द मल्टी वोल्टाइन। That means आपका जो मलबरी सिल्क वाला है उससे मच बेटर है आपकी वॉर्निया सिल्क। बट द प्रॉब्लम इज कैसे आप उसको जो मैं कैसे समझूं उसको, अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि मलबरी सिल्क वाला जो है वो मल्टी वोल्टाइन bi-voltine दोनों में प्रॉब्लम ये होती है कि yield is low but the quality is slightly inferior than that of bi-voltine. China prefers bi-voltine क्योंकि चाइना लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है, तो bi-voltine बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसकी अल्टीमेटली इट इज एबल टू अभी कल के लेक्चर में मैं भी थी यहाँ पे और मुगा सिल्क की बात हुई कि मुगा सिल्क इज बेस्ट वन, देन व्हाई वी नॉट प्रीफर द मुगा सिल्क। ओके, बट मुगा सिल्क हाँ बहुत कॉस्टली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ये आप इसको लेबोरेटरी में आप नहीं कर सकते, लेबोरेटरी कंडीशन में नहीं कर सकते, तो जनरली वो जहाँ पे पाया जाता है आपको वहाँ पर जा करके उसको वहाँ से कलेक्ट करना होगा, दैट इज़ नॉट वेरी इजी टास्क। और फ्रेंकली स्पीकिंग व्हेन वी आर वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन कि एसी चल रहा है, लाइट नहीं जानी है, आपको पता है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियरिंग।
मैम क्वालिटी के लिए वी आर एग्री कि जो वन सेल्फ है वो ठीक है बेस्ट क्वालिटी का, बिकॉज दैट इज प्रोड्यूस बाई ए डिफरेंट टाइप ऑफ मोड या स्ट्रेन। लेकिन जो आप मलबरी वाला आप बता रहे हैं बाई वोल्टाइन या मल्टी वोल्टाइन, दे आर प्रोड्यूस बाई द सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है मैम। और एवरी टाइम एक ही इंसेक्ट उसको प्रोड्यूस कर रहा है अपने पूरे लाइफ स्पैन में, उसने एक ही ने कुकुर बनाया है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो उसमें क्वालिटी में डिफरेंस क्यों आ रहा है? बाई वोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन both should have the same type of the quality because both are produced by the same type of insect. लाइफ स्पैन तो सेम Actually, मेरा I think what my understanding about bivoltine is that we have two crops in a year. That means जैसे एक जनरेशन से जो एग प्रोड्यूस हुए उन्होंने अपना पूरा लाइफ करा, उसके बाद उन्होंने जो एग प्रोड्यूस की उससे नेक्स्ट जनरेशन, so that will be The same type of the process is going with the multi So if this generation is multiplying a lot of times, एक generation, दो generation, पांच generation, Ma'am, तो उससे quality inferior होती जाती है। Hybrid मैम जस्ट वी वांट टू नो कि ऐसा हो क्यों रहा है? उसमें डिफरेंस नहीं आ सकता क्योंकि वो जनरेशन आर डिफरेंट। म्यूटेशंस नहीं हो रहे ना। जब आप वाइल्ड में कर रहे हैं ना उसको तब डिफरेंस नहीं आता। मोस्टली ये जो सिलिकॉन है जो हम मलबरी वाला बात कर रहे हैं ये डोमेस्टिकेटेड domesticated में आएगा difference ना, because वो लैब में हम कल्चर करते हैं, वी आर Kind of डूइंग कंट्रोल्ड ingredient. कंडीशन, ठीक है, हम कंट्रोल कंडीशंस में करते हैं, हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एवरीथिंग इज मेंटेन। और जो जनरेशन बाय जनरेशन जो है हम जो हर टाइम हम नेक्स्ट न्यू जनरेशन ले रहे हैं। New And ma'am, one more thing. So was saying that before this lecture, we are separating male and female adults, okay? Because हम एक बैच में मीटिंग नहीं चाहते, है ना? यही था ना ताकि जो उनका जो है बेसिकली जो सेल क्वालिटी को मेंटेन वो हम लोग जानते हैं, वो इसलिए करते हैं। अब एक जनरेशन खत्म हुई, उससे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, सब कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर है, तो एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन या चार जनरेशन, इनमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? अब इसका एक कंडीशन सोचो, जैसे जब कोकून बनता है, अगर मेरी प्लीज कंटिन्यू। कोकून बनता है तो क्या होता है, वी डोंट रील आउट ऑल ऑफ दैट, वी टेक आउट सम जिससे हम सीड बनाएंगे, राइट, और बाकियों से हम कोकून निकाल सकते हैं। नाउ ये जो बैच है, ये बैच कौन से है? ये वो बैच है जो एक पेरेंट की संतानें हैं सारी, है ना? उनको फिर हमने मेल फीमेल सेपरेट करा, उनको हमने आपस में ब्रीड कराया एंड देन द एग्स। सो बेसिकली इट इज द सेम जनरेशन। हम एक बैच में निकले हुए मॉब्स को आपस में फर्टिलाइज नहीं करा रहे हैं, बट उसी का अगर आप बैक क्लास ट्रेस करोगे तो क्या होगा? दूसरा कोकून नहीं मैम, सेम कंडीशन इज दैट कि आप एक ईयर में 3 जनरेशन ला रहे हो, एक ईयर में एक ही जनरेशन ला रहे हो, या एक ईयर में 2 जनरेशन ला रहे हो, वो बच्चे तो फिर उसी के होंगे। इसमें क्या करते हैं, अच्छे क्रॉप के लिए मल्टी और बाई ये क्रॉस भी यूज़ करते हैं। वन फीमेल यहाँ से लिया, वन मेल वहाँ से लिया, इस तरह से भी इस तरह की चीज़ें भी की जाती हैं। जनरली जो प्योर रेस होता है उसको कंटिन्यू करना भी टफ काम है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं। अगर प्रोडक्शन के पर्पस से आप जा रहे हैं, अगर आप लेबोरेटरी कंडीशन की तरफ से जा रहे हैं, देन आपको स्टिक होना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर वैरायटी हमको उसी को कंटिन्यू करना है। दो डिफरेंट बैच को मल्टीपल करा रहे हैं, हमने ब्रीड कराया डिफरेंट बैच। वैसे ये डिस्कशन इज़ वेरी गुड, कम से कम सवाल आ रहे हैं। हम लोग कॉलीग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, श्योर। साल में वी आर टेकिंग मल्टीपल क्रॉप्स। वो बैचेस भी सेम फोर फादर्स को लाते हैं, इसीलिए उनका वो Farmers might not have the different features from the some other states. वो फिर हमारा मैनिपुलेशन हुआ, that is being done to control the quality of fertilizer. हम ये नहीं कर अगर हम सेम जनरेशन लिए जा रहे हैं तो आगे चल के आफ्टर 3 or 4 जनरेशन। और अगर आप फार्मर्स के लेवल पे जा रहे हैं तो एग प्रोडक्शन ये उनका काम नहीं है। जितनी बार वो रियरिंग करेंगे उतनी बार दे हैव टू कॉल टू द ग्रेनेज और वहाँ से वो लेकर के आएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम मिल गई था, आप यूज कर रहे हैं बायोवोल्टाइक यूज कर रहे हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। आप साल में 2 बार ले रहे हैं क्रॉप या 10 बार ले रहे हैं, एवरी टाइम यू आर रिपीटिंग द सेम क्वालिटी। क्वालिटी। टाइम जो है उससे बेटर होगा। That is the best one,
बट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दो अलग अलग फैक्टर हैं। एक जगह आप क्वालिटी पर जा रहे हैं, कहीं वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दूसरी जगह आप कर रहे हैं कि कितने टन्स यील्ड है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों फैक्टर्स एक साथ चल रहे हैं, बट एक बार में एक ही फैक्टर ले सकते हैं।